हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इंजीनियरिंग अकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स और यूरोपियन पावर्स इंडिया आए, कैसे-कैसे उन्होंने किस-किस एरिया में अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई, किस-किस कौन-कौन सी वॉर हुई, ठीक है? और कैसे ब्रिटिशर्स उन सब वॉर्स के टॉप में आए। अब ये सब होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी अपना राज फैलाना शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कि ब्रिटिश का रूल इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की कॉन्क्वेस्ट की, यानी बंगाल पे कैसे कि ब्रिटिशर्स ने अपना कब्ज़ा किया, ठीक है? उस टाइम पे बल्कि अब के टाइम पे भी बंगाल के पोर्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता था, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट वो बंगाल में होता था। बंगाल एक बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरस का मतलब हुआ कि समझ रहे हो? फलता-फूलता मतलब वहाँ सारा ट्रेड वहीं से हो रहा है, सारा पैसा वहीं पे आ रहा है। एक अच्छा सिटी के टाइप में उभरा था और उस टाइम पे जो बंगाल था वो केवल वेस्ट बंगाल जो अभी इंडिया में वो नहीं था, बांग्लादेश का हिस्सा भी उसी में मिला हुआ था। और साथ ही साथ जो बंगाल का नवाब हुआ करता था, वो नवाब जो है बिहार और उड़ीसा को भी कंट्रोल करता था। तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ ब्लॉक, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस हुआ करता था, ठीक है? उससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मुगल्स का भी हमें पढ़ना है, लेकिन मुगल्स का हम मिडिएवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कौन उस समय मुगल का रूलर था, उस रूलर के अंदर वेस्ट बंगाल में कौन निज़ाम था, ठीक है? ये सब पढ़ना है बट ये हम मिडिएवल में कवर करेंगे। फिलहाल बंगाल में ब्रिटिशर्स ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बनाया, कैसे वहाँ के ज़मींदारी राइट्स उन्हें मिले, कैसे उन्होंने बंगाल को कैप्चर किया, वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब पहला सवाल ये आता है कि बंगाल ही क्यों? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि वो सबसे रिचेस्ट स्टेट्स था, प्रॉस्पेरस था, वहाँ पोर्ट्स थे, पोर्ट्स के वहाँ पे हर चीज़ का क्या होता था, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट होता था और बिहार और उड़ीसा भी उसी नवाब के कंट्रोल में आता था, जो बंगाल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? ये सिंपल सी बात थी, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट स्टिल इसको स्टोरी के रूप में आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है? अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे ना, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है? अब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं 1700 से, सिंपल, आराम से सुनिए आप और 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी, ठीक है? 1700 में मुर्शीद कुली खां था, ठीक है? उसको बंगाल का दीवान बनाया। मुर्शीद कुली खान याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि मुर्शीद कुली खान कहाँ का दीवान था, ठीक है? तो कहाँ का था? बंगाल का था। 1727 तक उसने राज किया बंगाल में, ठीक है? फुल कंट्रोल, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है बंगाल, पूरा ट्रेड हो रहा है। बंगाल एज़ अ स्टेट, सब स्टेट का मतलब यहाँ पे आज के स्टेट से नहीं है, स्टेट का मतलब वो एरिया को स्टेट बोला जा रहा है, ठीक है ना? उस समय स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इंडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस समय। मतलब इंडिया था बट यूनाइटेड एज़ अ होल कि हाँ भाई सब मिलके एक देश को चलाएँगे, वो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पहुँचा, ठीक है? वो भी आने में भी काफ़ी देर है, इंडिया का कॉन्सेप्ट अभी बहुत देर में आएगा, ठीक है? तो 1727 में क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। 1727 में उसके सन इन लॉ था शुजाउद्दीन, उसने क्या किया, वहाँ की दीवानी या फिर निज़ामियत उसको कंटिन्यू किया। 1739 में उसकी भी डेथ हो गई। 1740 में उसका जो बेटा था सरफराज खान, उसने अपनी दीवानी या निज़ामी को सँभाला, लेकिन वो बहुत ही बेकार मतलब इनकॉम्पिटेंट मतलब बेकार, उसका बस का रूल करना नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां ने सरफराज खान को मार दिया और बंगाल की गद्दी पे अपना राज कर दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टिल सरफराज खान, ये सब मुगल्स को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे और उनको क्या करते थे? ट्रिब्यूट यानी देते ना कुछ पैसे देते थे कि हाँ भाई हम यहाँ राज कर रहे हैं, या आप थोड़ा हिस्सा रख लो प्रॉफिट में से, ऐसा करते थे। लेकिन अलीवर्दी खान ने क्या किया? मुगल्स को पैसा देना बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मुगल का रूलर उस समय स्ट्रॉन्ग होता, तो क्या अलीवर्दी खां ऐसी हिम्मत कर सकता था? अगर वहाँ होता, अकबर होता या जहांगीर होता या फिर शाहजहाँ होता, इवन औरंगज़ेब भी होता, तो अलीवर्दी खां ऐसा काम कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो ये भी दिखा रहा है कि मुगल्स की पावर धीरे-धीरे क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। वो मिडिएवल में हम कवर करेंगे, ठीक है? अब अलीवर्दी खान 1756 में मर जाता है और यहाँ होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है? इस समय आप देखिए
जब पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि 1756 के टाइम पे वो 7 ईयर वॉर्स ब्रिटेन और फ्रांस की चल रही है ना, कार्नेटिक में कौन जीतेगा। डच को तो डच की वॉर भी चल ही रही है, कहीं ना कहीं वो भी चले जाएंगे थोड़ी देर में। और इस मेन टाइम पे अलीवर्दी खान मर जाता है। अलीवर्दी खान को इस बात की जानकारी रहती है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में क्या घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेंच से जो लड़ाई हो रही थी कार्नेटिक में, उसका पूरा का पूरा क्या कर रहा था। उसको सब पता था कि वहाँ लड़ाई चल रही है, ब्रिटिशर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉन्शियस था इस बारे में, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद कोई रूलर बचता नहीं है उनके पास। तो उसकी एक होती है कौन, बेटी, यंगेस्ट बेटी, सबसे जवान बेटी। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को गद्दी में बिठा देते हैं, लेकिन उस समय उसकी उम्र होती है 19 से 20 साल। ठीक है, इतनी उसकी उम्र रहती है। अब आप सोच सकते हैं 19-20 साल का लड़का है वो। भले ही उस टाइम पे जज्बा अलग रहता था, अकबर भी 13-14 साल की उम्र में बना था, लेकिन उस समय हालात कुछ और थे। इस समय हालात कुछ और है। सिराजुद्दौला के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो एक उसका भाई ही है, कजन भाई शौकतगंज। वो बोल रहा है कि नहीं भाई, इसकी नवाबी तो मुझे मिलनी चाहिए। तो लेकिन सिराजुद्दौला उसे लड़ाई में हरा देता है। ठीक है, उसको हरा देता है, मार भी देता है वहीं ऑन द बैटलफील्ड इटसेल्फ। वो मर जाता है। फिर एक उसकी आंटी रहती है, घसीटी बेगम। ये इसके पास भी इसकी ट्रेजरीज रहती हैं। ये भी चाहती है कि जो सिराजुद्दौला है वो राजगद्दी पे ना बैठे, लेकिन इसको भी सिराजुद्दौला टैकल कर लेता है। ये उसको क्या बोलते हैं, अपनी ट्रेजरी से हटा के उसकी ट्रेजरी अपने अंदर रख देता है और इसे भेज देता है, मारता नहीं है। ठीक है। मेन यहाँ पे आप देखिए, एक है मीर जाफर भाई। ये इनका कमांडर इन चीफ होता है पहले ना, सिराजुद्दौला का। लेकिन ये होता है रिबेलियस, यानी ये उसको छोड़ के इंग्लिश के साथ अपनी गांठ साठ कर लेता है कि नहीं, मैं इंग्लिश के साथ रहूंगा। ठीक है। और ये भाई, ये बंदा उसकी मतलब उसकी मम्मी, मतलब समझ रहे हो ना, अली वर्दी की दूसरी बेटी का हस्बैंड होता है। उसी बेटी का हस्बैंड नहीं होता जिसका सन सिराजुद्दौला है। अली वर्दी खां की एक दूसरी बेटी होती है, उसका हस्बैंड होता है। अभी जो मीर जाफर, आपको याद इसलिए रखना है कि ये इंग्लिश के साथ इसलिए मिल रहा है ताकि सिराजुद्दौला को हरा के ये नवाब बन जाए, कहाँ का, बंगाल का। इसलिए उससे मिल रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मीर जाफर कौन है। मीर जाफर को शुरुआत में तो सिराजुद्दौला हटा देता है, जब उसे पता चलता है कि भाई ये बंदा तो रिबेलियस है, इसको हटा दो। ठीक है। इसको हटा देता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, बट मीर जाफर आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है, हु वाज द क्या बोलते हैं, कमांडर चीफ ऑफ सिराजुद्दौला हु रिबेल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी आगे हम पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, मीर जाफर इसलिए याद रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, जगत सेठ, ओमी चंद और राज बल्ला, ये जो थे ना भाई, ये सिराजुद्दौला की कोर्ट में थे। इंपॉर्टेंट ग्रुप हुआ करता था। जगत सेठ, ओमीचंद, राजबल्ला, ये सब बैंकर हुआ करते थे। ठीक है। तो इनका ना एक दबदबा रहता था कोर्ट में कि जो ये बोलते थे वो होता था। लेकिन सिराजुद्दौला जो था वो नया ना बंदा था। उन्हें पता था कि ये अगर मैं इंग्लिश, क्योंकि देखो ये है बैंकर्स, इंग्लिश आएंगे तो इनका साथ कि इनको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ये उनको फंड प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। इसलिए चाहते थे कि इंग्लिश जो है वो बंगाल में आके राज कर ले, इंग्लिश या फ्रेंच जो भी हैं उनमें से एक आए और राज कर ले। ठीक है। तो लेकिन सिराजुद्दौला को ऐसा नहीं चाहिए था, तो वो भी क्या बोलते हैं, इनके अगेंस्ट था। जगत सेठ, ओमी चंद, राजबल्ला के अगेंस्ट था। इनको भी वो हटा देता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनको हटाने के बाद क्या होता है, ये तो चलो इंटरनल चैलेंजेस है उसके विद इन बंगाल। एक्सटर्नल चैलेंजेस में क्या आता है कि जो इंग्लिश है ना, यानी जो इंग्लिश है, वो क्या करते हैं, उनकी एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री या फोर्ट होता है। फोर्ट विलियम पढ़ाया था मैंने आपको कभी पहले। नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे रीज़न ये है, मतलब फोर्ट विलियम याद रखना है। बट इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या करते हैं, फोर्ट विलियम को ना फोर्टिफाइड कर देते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब है कि पहले तो केवल एक फोर्ट है वो नॉर्मल सा। अब वो क्या करेंगे, वहाँ एक ट्रेंच गड्ढा खोल देंगे, बीच में पानी डाल देंगे, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, दीवार दुवार लगा देंगे, ताकि वॉर अगर हो तो डायरेक्टली उस पे कोई अटैक ना कर सके। ये उन्होंने किया बिना सिराजुद्दौला के परमिशन के। तो जब उन्होंने उसने इंग्लिश ने ऐसा कर लिया ना, सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। तो अब कहा ऐसा जाता है, अब कुछ हिस्टोरियन बोल मानते हैं कि ऐसा हुआ है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ऐसा नहीं हुआ है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये रखना है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, कुछ 140 लोग थे, 146 46 लोग,
उनको लिया, एक छोटे कमरे में डाला और बंद कर दिया। और वो कमरा इतना छोटा था कि सब लोगों का दम घुट गया और सब मर गए, अंदर ही अंदर, ठीक है? इस पूरे क्या बोलते हैं, इससे वो बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और भाई इससे क्वेश्चन पक्का आता है, इसको याद रखना है। सिंपल बोलते हैं, क्वेश्चन आता है ब्लैक होल ट्रेजेडी किस कहाँ हुई थी पहले तो, या फिर किस नवाब के अंदर हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? ईयर नहीं पूछता है वो, ठीक है? ईयर नहीं पूछता, पर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी ये याद रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? असाइलम वगैरह दिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इंग्लिश ने सिराजुद्दौला के जो ऑर्डर्स थे उनको उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। चाहे वो फोर्टिफाइंग ऑफ फोर्ट विलियम हो, चाहे वो आपका लोकल ट्रेड में मोनोपोली हो या कुछ भी हो, ठीक है? ये सब फैक्टर्स आपस में मिलके क्या करते हैं? ये सब फैक्टर्स आपस में मिलके एक वॉर को जन्म देते हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी प्लासी सुपर इम्पोर्टेंट। सिंपल सुपर इम्पोर्टेंट, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी किस-किस के बीच में हुआ था? तो इंग्लिश वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, या इंग्लिश वर्सेस सिराज उद दौला, या रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज उद दौला। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? तो आता है क्वेश्चन, आपको पता ही है, हर नॉर्मल पेपर में क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे अलायंस, अब हुआ ये था, इससे एक क्वेश्चन और बनेगा कि व्हिच बैटल इज नोन एज बैटल वॉन इवन बिफोर इट वाज फॉट, यानी लड़ाई होने से पहले ही ये लड़ाई समाप्त हो गई। कौन सी लड़ाई, किस बैटल को ऐसा कहा जाता है? तो वो है बैटल ऑफ प्लासी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, जो मीर जाफर था इनका कमांडर इन चीफ पहले, था ना मीर जाफर, उसने इंग्लिश के साथ समझौता किया कि भाई मैं आपका साथ दूंगा, आप क्या करना, मुझे नवाब बना देना। तो मीर जाफर क्या करता है, 50,000 की सेना होती है सिराजुद्दौला की, वो कन्विंस कर लेता है, मतलब वो सारे सोल्जर्स को मना लेता है अपने साइड आने के लिए। ताकि तो क्या होता है, जब वॉर करने जाता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला की आर्मी होती है वो सिराजुद्दौला के साथ जाती ही नहीं है। 50,000 सोल्जर्स जो होते हैं वो एकदम से सिराजुद्दौला के पीछे साइड से हट जाते हैं। तो क्या लड़ाई होनी, लड़ाई कुछ होती ही नहीं है, ठीक है? लड़ाई कुछ होती नहीं है तो सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लेते हैं और सिराजुद्दौला को हम मार भी देते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है, मीर जाफर ने कूप किया और जगत सेठ बैंकर, वही बैंकर, और राय दुर्लभ, ये सब क्या करते हैं, सिराजुद्दौला के साथ ना होते हुए इंग्लिश के साथ चले जाते हैं। मीर जाफर आर्मी को कन्विंस कर लेता है कि नहीं भाई, हम सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे, सिराजुद्दौला को पकड़ के मार देते हैं, ठीक है? 3 क्वेश्चन कौन-कौन से हो गए में? कौन से साल में बैटल ऑफ प्लासी हुई? किस केस के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई? और बैटल वॉन इवन बिफोर इट वाज फॉट, ये कौन से बैटल को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव को भी याद रखना भाई, कभी-कभी वो क्वेश्चन में ब्रिटिशर्स नहीं लिखता है, रॉबर्ट क्लाइव लिखता है। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है? सिराजुद्दौला, भाई देखो, सिराजुद्दौला को याद रखना। अगले लेक्चर में हम एक पढ़ेंगे, उसमें सुजाउद्दौला भी आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ऑप्शन में दोनों देता है वो, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है? वो आप याद रखना, ठीक है? अब इससे सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ कि 24 परगन्स एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ के ज़मींदारी राइट्स इसको मिल गए, इंग्लिश को मिल गए। अब ज़मींदारी राइट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ज़मींदारी का मतलब है टैक्स कलेक्शन राइट्स, टैक्स कलेक्शन राइट्स, ओके? यानी जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट ही हमारी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, रूलर है। एक तरीके से पुराने टाइम से देखा जाए तो गवर्नमेंट ही हम पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, तो एज़ अ रिज़ल्ट हम उनको क्या दे रहे हैं, कुछ परसेंट टैक्स में दे रहे हैं। तो इससे पहले जो राजा थे, जो नवाब थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। उनके जो एजेंट्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बाद अब इंग्लिश जो है वो क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोकल लोकल पीपल से, लोकल पब्लिक से। तो ये पहला स्टेप था इंग्लिश का हमारी गुलामी की तरफ, ठीक है? मीर जाफर नवाब बन जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर में मैंने यहीं पे स्टॉप किया है, बिकॉज़ इतना अगर आप समझ गए तो उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में और भी ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके बाद मीर जाफ़र जो है वो कैसे इंग्लिश को भी धोखा देता है, क्योंकि वो देखता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं चल रहा है। फिर मीर कासिम आता है,
कासिम शुजाउद्दौला और नव क्या बोलते हैं मुगल एम्परर का साथ लेके बैटल ऑफ क्या नाम है उसका बक्सर करता है। ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। बट जो ये वाला लेक्चर है ना इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या कैसे मैसूर के बारे में। मैसूर से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू।